हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ज्वालामुखीयता के पीछे क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो है वो बेसिक इसका जो सिनॉप्सिस था वो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग केवल और केवल जो थ्योरी है वो रीड करेंगे, जिसका बेसिक्स जो है वो मैं आप लोगों को कल की क्लास में समझा चुकी हूँ। तो आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रीज़न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित प्रक्रिया जो है वो ज्वालामुखी के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये पृथ्वी का एक छोटा पिज़्ज़ा जैसा टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के जो है वो भीतरी भाग की ओर जाएंगे, आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ तो होता है, परंतु कितना होता है, क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। विद्वानों ने किया भी है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में वृद्धि होगी यदि हम 32 मीटर गहराई की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे 32 मीटर प्लस होते जाएगा, वैसे ही हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो एक एक डिग्री करके बढ़ता जाएगा। तो देखिए, ये बेसिकली जैसे अंदर की ओर जाएंगे, भीतर की ओर चट्टान की, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर चट्टानें जो है वो सुघट्य अवस्था में हैं, जो कि किस में परिवर्तित होते हैं, मैग्मा में। और मैग्मा जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मैग्मा का उद्गार होता है लावा के रूप में। ये कहानी मैंने कल की क्लास में भी बताई थी। फिर आगे देखिए, ये वाला भी मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ये कहीं पर ब्रेक हो गई। तो ये जब ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर का जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होने की वजह से कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर कम हो गया, यानी कि ये जो यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ था वो सबसे पहले किसको पिघलाएगा, इसी को, क्योंकि प्रेशर कम हो गया मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला जो बेसिकली जो चट्टान है वो सबसे पहले पिघलेगा कम तापमान पर, और इससे फिर वापस से क्या होने लगेगा, मैग्मा बनने लगेगा। तो मैग्मा की उत्पत्ति की जो दर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर दरारों के माध्यम से ज्वालामुखीयता क्या होने लगेगी, उत्पन्न होने लगेगी। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह से जल नीचे छनकर जब जाना शुरू हो जाए तो जितना ज़्यादा जल जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक छोटा छेद हो गया है, तो यहाँ पर बारिश हुआ तो ये पानी अंदर नहीं जाएगा, परंतु जब यहाँ बारिश होगा तो ये पानी जो है वो भीतर की ओर आएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, वापस से ही ऑलरेडी क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। तो जब पानी मैग्मा के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा, और जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो उससे वाटर वेपर बनेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर होती है उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, और गुप्त ऊष्मा होती है और वहाँ पर ऑलरेडी मैग्मा है ही। तो मैग्मा और जल वाष्प बनेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर ज्वालामुखी उद्गार करेंगे। तब क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड रीज़न हमारा है प्लेट विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखीयता। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष कुछ ना कुछ क्या होती है, गति होती है, ठीक है, वो स्थायी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो कैसी कैसी गति होती है, एक अभिसारी होती है, अपसारी होती है, समानांतर होती है। अभिसारी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, और अपसारी को डाइवर्जेंट, और समानांतर को हम बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए ये आपका ओशन है, ठीक है, ये आपका ओशन है, इसको एक बार ऐसे बना लेते हैं कलर चेंज करके। ये वाला आपका जो है वो ओशन है, और ये वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, महाद्वीप, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो है वो महाद्वीप है। तो ये आप बोल सकते हैं सी है और ये ओ है। तो इन दोनों के मध्य जब बहुत तेज से टक्कर होगा तो भी क्या हो सकता है, ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सारी ओशन, ठीक है, मान लीजिए एक ओशन है और दूसरा ओशन है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर से भी जो ज्वालामुखी है वो क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। फिर आगे देखिए, समानांतर यानी कि पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वोल्केनो नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से टकराए नहीं, ये इस ओर गति कर रहा है और ये इस ओर गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो वोल्केनोज का निर्माण नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक ड्राइंग दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से टकराए। तो मैंने बताया था कि ओशनिक प्लेट का जो घनत्व होता है
वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से छेपड़ किसका होता है, छेपड़ होता है ओशनिक प्लेट का। अब इसका जो छेपड़ हुआ तो यहाँ पर बेसिकली क्या होने लगा, मैग्मा का तीव्र प्रवाह जो हो रहा था वो अब धीरे धीरे छेपड़ होने की वजह से ऊपर की ओर आने लगा, यानी कि इससे मैग्मा का उद्गार होने लगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ओशनिक प्लेट है और यहाँ पर ओशनिक प्लेट है, यहाँ पर दोनों ही ओशनिक प्लेट है, यहाँ ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट था। अब ये दोनों मिले तो जो ओशनिक प्लेट ज़्यादा घनत्व की होगी उसका छेपड़ हो जाएगा, ठीक है। अब जब छेपड़ हो गया तो यहाँ कुछ टूट फूट हो गई ना, टूट फूट होने की वजह से जो पानी था बेसिकली ओशन का वो क्या होने लगा, धीरे धीरे यहाँ मैग्मा की तरफ गिरने लगा, ठीक है। अब क्या होने लगा, जल वाष्प की मात्रा इससे बहुत ज़्यादा निकलने लगी और प्रेशर क्रिएट होने लगा। इस वजह से फिर क्या होने लगा, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हो गया। आपको एग्जाम में जो है वो इसी तरीके का ड्राइंग बनाना है, एक बार ड्राइंग को ठीक से देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ये देखिए अब सारी प्लेटों के मध्य गति किस तरीके से होती है, मैंने बताया था ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये प्लेटें जो है वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैग्मा था वो उसको निकलने के लिए क्या मिल गया, स्थान मिल गया, तो वो मैग्मा जो है वो बाहर इजीली निकल जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ज्वालामुखी जो है वो उद्गार होता है। अब आगे देखिए तप्त स्थल संकल्पना, जिसे आप बोलते हैं हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। अब देखिए यहाँ पर इसकी संकल्पना क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे आप बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर वोल्केनो आएगा तो प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में होगा, लेकिन प्लेटों के आंतरिक भाग में वोल्केनिक के कारण को तो ये स्पष्ट नहीं कर पाएगा ना। हम लोग बाहरी कारण देख ले रहे हैं कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये दोनों खिसक रहा है, तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, वोल्केनिक जो है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। लेकिन भीतरी भाग में कौन सी घटना हुई है इसको तो प्लेट टेक्टोनिक समझा ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत वोल्केनिक सिद्धांत को जो है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो हो गया ये अमान्य हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि पृथ्वी के अंदर एक हॉटस्पॉट स्थल है, ठीक है, जिसे वो बोलते हैं तप्त स्थल, जहां से मैग्मा की जो उत्पत्ति है वो लगातार होते जा रही है और वहां से मैग्मा जो है हॉटस्पॉट से प्लूम के रूप में निकल रहा है। प्लूम आप लोगों ने पिचकारी देखा है, देखा ही होगा और खेला भी होगा, ठीक है। इस तरीके का पिचकारी होता है जिसको कि आप यूज करते होंगे होली में। तो अब पिचकारी आप मारते हैं तो यहाँ से किस तरीके से निकलता है पानी, इस तरीके से जो कलर है वो निकलता है। तो वैसे ही जो हमारा हॉटस्पॉट है भूगर्भ के अंदर, उससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो प्लूम की भांति निकलता है, पिक्षक जिसे बोलते हैं, पिच्छक की भांति निकलता है। तो अब ये जो पिच्छक की भांति निकलता है तो ये तेजी से क्या होता है, ऊपर की ओर प्लेट को तोड़ते हुए निकल जाता है और ये धीरे धीरे फिर इस करके फैलने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली यही पिच्छक वाला जो सिद्धांत है, यानी तप्त स्थल की जो संकल्पना है वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किसी भी प्लेट के, चाहे महासागरीय हो या फिर महाद्वीपीय प्लेट, जैसे जैसे हम उसके डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है और आंतरिक भाग में चट्टानें जो हैं वो गर्म गलित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं। उस स्थल को तप्त स्थल या फिर हॉटस्पॉट कहा गया है। यह तप्त स्थल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये ऊपर की ओर आता है और ज्वालामुखीयता की घटना घटित होती है। देखिए तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट से मैग्मा जिस रूप में बाहर आता है उसको एक नाम दिया गया जिसे कि प्लूम कहते हैं, यानी पिक्षक कहते हैं। दुर्बल मंडल में मैग्मा का पाया जाना तो एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा क्या है, ज्यादा हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, और काफी रिएक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो मैग्मा है वो दुर्बल मंडल के थोड़ा ऊपर ही बन जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। और यहाँ से मैग्मा जिस रूप में निकलता है उसे क्या बोलते हैं, पिक्षक या फिर प्लूम कहते हैं। देखिए एक बार याद रखिएगा कि जो प्लेटें होती हैं वो गतिशील होती हैं, ठीक है, लेकिन जो हॉटस्पॉट होते हैं वो एक स्थिर जगह पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन क्या है, उद्गार के आधार पर वोल्केनिक इरप्शन कितने टाइप के होते हैं और उद्गार अवधि के आधार पर। तो पहले हम लोग उद्गार के प्रकार के आधार पर देखेंगे कि किस किस तरीके से उद्गार होता है। तो एक होता है सेंट्रल इरप्शन,
क्या होता है, एक सेंट्रल इरप्शन, और ये दूसरा होता है दरारी उद्गार, दैट इज अ फिजर इरप्शन। याद रखिएगा, कई बार जो है वो आंसर राइटिंग में भी आता है, तो आप लोगों को दोनों याद होना चाहिए, तभी आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। फिर जो केंद्रीय उद्गार होता है उसमें अभिसारी प्लेटों की गति होती है, यानी कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर क्या होती है, बढ़ती है या टकराती है। और दरारी उद्गार जो होता है, यानी दरार का निर्माण होने के पश्चात होने वाला ज्वालामुखी उद्गार दरारी उद्गार कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेटें जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, विस्फोट होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जो दरारी उद्गार है, यानी अपसारी प्लेटों की सीमा है वो थोड़ा अलग अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तो वहां पर विस्फोटकता जो है वो कम होता है, जबकि विस्फोटकता ज्यादा होता है अभिसारी प्लेट की गति, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टक्कर होता है। और मैंने बताया जहां टक्कर होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, सॉरी डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। और जहां टक्कर नहीं होता वह क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लावा का चिपचिपापन ज्यादा होता है और यहाँ पर लावा का चिपचिपापन क्या होता है, कम होता है। फिर यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल लगेगा कि ये क्या है, ये बहुत ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया है, तेजी से निकल रहा है। जब ये तेजी से निकल रहा है तो ये बहेगा भी क्या हो जाएगा, तेजी से बहेगा। कैसे बहेगा, ये एकदम तेजी से बहेगा, और तेजी से बहने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, ये पठार बनाएगा या फिर प्लेन बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ये बहुत धीरे से निकलेगा, मतलब ये बहुत क्या हो रहा है, ऐसे धीरे से निकल रहा है, धीरे से निकल रहा है, धीरे से निकल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा निकल रहा है। फिर बार बार ये ठंडा होते जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है। तो इस प्रकार से ठंडा होते होते एक टाइम पे ऐसा आएगा, क्या आएगा एक टाइम पे बताइए, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये जो है वो होते 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 माउंटेन्स का शेप ले लेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय उद्गार में जनरली क्या होता है, शंकु पर्वत बनते हैं, और जो दरारी उद्गार होता है उसमें जनरली क्या होता है, प्लेटियू बनता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि डेक्कन प्लेटियू जो है या फिर कोलंबियन प्लेटियू जो है वो दरारी उद्गार के फलस्वरूप बने हैं। ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से याद रख लीजिए कि केंद्रीय उद्गार जब होता है तो वहां विस्फोटकता जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, लेकिन वो धीमे गति से होती है। विस्फोटकता होती जरूर है लेकिन वो धीमे गति से होती है, और यहाँ विस्फोटकता जो है वो कम होती है, लेकिन ये क्या होती है, तेजी से हो जाती है, और ये धीरे 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 क्या होने लगता है, प्लेन्स के रूप में अपना जो है वो स्थान बना लेता है। और ये तो मैंने 1000 बार आप लोगों को पढ़ा दिया है पिछले लास्ट के कुछ क्लासेस में, ठीक है। तो ये इतना तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, लेकिन एक बार इसको बस ऐसे एज अ थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए, आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रिया, तो सतह से केंद्र की ओर जाने पर गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में औसतन 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप चट्टानों के गलन से मैग्मा उत्पत्ति की जो दर है उसमें भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। जहां मैग्मा में निहित ऊष्मा की मात्रा पर्याप्त होने पर विभिन्न परतों को तोड़ते हुए ज्वालामुखी उद्गार की क्या होती है, घटना होती है। मैंने आपको इसको डायग्राम के लिए बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, स्थल मंडलीय खंड में तनाव मूलक संचलन। तनाव मूलक संचलन का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जनरली क्या होता है ना कि स्थल मंडल में दो बेसिकली जो पिंड होते हैं या दो बेसिकली प्लेट होते हैं, उनके बीच में एक तनाव बल कार्य करता है। तो इसी तनाव मूलक संचलन के परिणाम स्वरूप सीमांत क्षेत्र में आंतरिक भाग में दाब की कमी के परिणाम स्वरूप गलनांक बिंदु में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब जब गलनांक बिंदु में कमी आ गई तो मैग्मा की जो उत्पत्ति दर है बढ़ेगी, क्योंकि तेजी से वो चट्टानी को पिघलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखीयता की घटना घटित होती है। आगे देखिए, यदि पृथ्वी के धरातल से विभिन्न क्षेत्रों में जो जल का रिसाव है अथवा जल अधिक मात्रा में छनकर आंतरिक भाग में पहुंचता है, तो इस जल के वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप जल वाष्प की मात्रा में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। चूंकि जल वाष्पों में गुप्त ऊष्मा निहित होती है जो कि अत्यधिक ऊर्जावान होती है। ऐसी स्थिति में यदि आंतरिक भाग में मैग्मा उत्पत्ति की दर भी है तो जल वाष्प एवं मैग्मा सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी उद्गार हेतु पर्याप्त क्षमता रखते हैं, फलतः ज्वालामुखीयता की घटना घटित होती है। आगे देखिए लिखा है, उपरोक्त के अतिरिक्त ज्वालामुखीयता के कारणों को पीटीटी के आधार पर सर्वाधिक तार्किक एवं वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है।
पीटीटी के अनुसार यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष समानांतर अभिसारी एवं अपसारी प्रकार की जो गतियां हैं वो पाई जाती हैं, जहां समानांतर प्लेटों के सहारे ज्वालामुखीयता की घटना घटित नहीं होती है, जबकि अभिसारी प्लेटों के सहारे चाहे महासागरीय, महाद्वीपीय या फिर महासागरीय प्लेट अभिसरण हो, ये ज्वालामुखीयता की क्या होती है, ज्वालामुखीयता के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सारा चीज़ मैं थ्योरी में केवल इस वजह से रीड कर दे रही हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ मैं डायग्राम के द्वारा जो है वो बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यद्यपि प्लेटों के अभिसरण मतलब दोनों का टकराना, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उद्गार होता है, लेकिन महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की दशा में ज्वालामुखीयता की घटना नहीं होती। यानी कि महाद्वीप और महाद्वीप दोनों टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, ज्वालामुखी की घटना नहीं होगी, ठीक है। समानांतर भी होंगे तो भी नहीं होगी। याद रखिएगा, ज्वालामुखी की घटना तब होती है जब ओशन और कॉन्टिनेंट टकराते हैं या फिर जब ओशन और ओशन जो है उनके मध्य डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्षेपित महाद्वीपीय प्लेट का क्षेपण उतनी गहराई में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, जबकि ओशनिक प्लेट का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो जितनी गहराई में महासागरीय प्लेटों का होता है, मतलब जितनी गहराई में महासागरीय प्लेटों का क्षेपण होता है, जिसका मुख्य कारण इन प्लेटों की संरचना के कारण इनके घनत्व में अंतर होना है, लेकिन यूरेशियन एवं अफ्रीका उपमहाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी का होना एक अपवाद के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण की व्याख्या जो है वो पीटीटी स्पष्ट रूप से करने में सक्षम है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप लोगों को एक बात मैंने बताया था कि संपूर्ण विश्व में बेसिकली बहुत से ऐसे महासागरीय पेटियाँ हैं, महाद्वीपीय पेटियाँ हैं, जिसके चारों ओर जनरली क्या होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है वो हमारा ये है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जिसे आप बोल सकते हैं सर्कम पैसिफिक ओशियनिक बेल्ट। देखिए, इस पेटी का जो संबंध है वो अभिसारी प्लेट सीमा से है, यानी कन्वर्जेंट होगा, दोनों प्लेटों के मध्य क्या होगा, टक्कर होगा, ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य टक्कर होगा, जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है, जहाँ की प्रशांत महासागरीय प्लेट का जो पूर्वी एवं पश्चिमी किनारा है वह क्रमशः अमेरिकन प्लेटों एवं यूरेशिया फिलीपीन प्लेटों से क्या होता है, अभिसरित होता है, यानी कि टक्कर होता है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझेंगे तो समझ आएगा, ठीक है, टक्कर होता है। तो अब दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, चूंकि इस पेटी में महासागरीय और महासागरीय प्लेट अभिसरण होता है, अतः इस पेटी में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी इस पेटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के विभिन्न तटीय क्षेत्रों एवं समुद्री द्वीपों एवं द्वीपीय चापों के सहारे क्या होता है, पाया जाता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस पेटी को रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय कहते हैं। इस पेटी का जो विस्तार है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट इरेबस, जो कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, जो कि रॉस सागर के निकट अवस्थित है। याद रखिएगा, रॉस सागर की स्थिति जो है वो कई बार अरेंज करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है कि जो माउंट इरेबस है वो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनी है। उसके अलावा आप लोगों को ये पता चला कि अंटार्कटिका में एक रॉस सागर है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो माउंट इरेबस है, माउंट इरेबस जो कि कहाँ है, सबसे दक्षिण में अंटार्कटिका में, उससे प्रारंभ होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में आप लोगों ने देखा होगा, दक्षिण पश्चिम में के जो एरिया है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जो पर्वत है उसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है उसका, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला का अनुसरण करते हुए उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत श्रृंखला के सहारे अलास्का तक जाता है। मतलब इसकी स्थिति एक तरीके से ये अंटार्कटिका ए हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो आपका हो गया एंडीज पर्वत। अब यहाँ से होते हुए ये आप लोगों को यहाँ पर रॉकी मिलेगा, ये रॉकी से होते हुए ये मान लीजिए अलास्का है, ठीक है, ये ए है। अब इसकी स्थिति सोचिए ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है।
तो फिर अब देखिए लिखा है जहाँ यह पेटी जो है वो पश्चिम की ओर मुड़कर एशिया महाद्वीप के पूर्वी तटीय भाग के सहारे दक्षिण की ओर जापान फिलीपीन द्वीप समूह से होते हुए दक्षिण की ओर विस्तृत है। आगे जाकर यह पेटी जो है वो महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। फिर देखिए क्या लिखा है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी जो है वो इसी पेटी में अवस्थित है। कौन सी पेटी में? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। याद रखिएगा कि जो माउंट कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर। और इक्वाडोर कहाँ है बताइए? साउथ अमेरिका में। मैंने ये सारी चीज़ें मैपिंग में पढ़ाई है। अगर आप लोगों को मैपिंग याद है तो कहीं ना कहीं आप लोग इस सबसे क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे, जिससे ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा याद करना। अब आगे देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इस पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं, जिसके विस्तार क्षेत्र का जो संबंध है वो अभिसरण के साथ साथ अपसरण क्षेत्रों से भी है। इस पेटी में ज्वालामुखीयता का कारण जो है वो यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट एवं भारतीय प्लेट के मध्य अभिसरण गति है। या इस बात को याद रखना है, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, अभिसरण होता है। अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट, यानी दो प्लेटें क्या हो रही है, आपस में टकरा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर अपसरण भी होता है कि दो प्लेटें क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है एवं भारतीय प्लेट, इनके मध्य अभिसरण गति है, यानी एक दूसरे से ये टकराते रहते हैं। वास्तव में यहाँ महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण की दशा भी पाई जाती है। इस पेटी का जो विस्तार है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण में भूमध्य सागर के पूर्व की ओर विस्तृत है, जिसमें कि मध्य पूर्व एशिया वाला भी कुछ पार्ट जो है वो शामिल है। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी के प्रभाव। ठीक है। आई होप आपको आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिले होंगे आंसर राइटिंग के लिए, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।